हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो आज की जो एक्सरसाइज रहने वाली है वो है हमारी 3.4। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब सार गुणनखंड क्या होता है? सार गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन गुणनखंड। जैसे कि इन्होंने 20 और 28 की बात की है, इसके भी गुणनखंड निकालेंगे, इसके भी गुणनखंड निकालेंगे। अब दोनों के बीच में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होता है, सार गुणनखंड होता है। ठीक है, अब गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में कराया था। ठीक है, शायद 3.1 थी, नहीं देखी हो तो देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहला वाला क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या दिया गया है, 20 और 28। ठीक है, ये हमारा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 के गुणनखंड जो हैं वो हम निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे 20 के गुणनखंड और 28 के गुणनखंड। हमने आपको क्या बताया था, गुणनखंड निकालने की बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे देख सकते हो कि 20 किस किस के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, और एक ट्रिक जो हमने बताई थी वो भी आप उस ट्रिक से कर सकते हो। ठीक है, अब आपको एक और बात याद दिला दें कि 20 के गुणनखंड जो होते हैं, गुणनखंड जब निकालते हैं उसका लास्ट जो होता है वो 20 ही होता है। मतलब जो जिसका गुणनखंड निकालना है वही हमारा जो होता है वो लास्ट होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 20 का लासा निकालेंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, कैसे हम इतने सारे गुणनखंड ढूंढेंगे। तो कुछ नहीं, लासा निकालो, 2 से करेंगे, 2 दामन 20, फिर हम 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, फिर हम 5 से करेंगे, 5 एकम 5। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 लिख देंगे, कॉमा लगा देंगे। फिर हमारा उसके बाद 2 है, 2 लिख देंगे। क्या 3 हमारा है? आप कहोगे नहीं है। क्या गुणा करने पे 3 आ रहा है? तो आप कहोगे भाई 2 दूनी 4 होता है, 5 दूनी 10 होता है, तो गुणा करने पे भी हमारा 3 नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा 4 आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 हम लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा 5 भी है। क्या 6 आ सकता है? तो भाई गुणा करने पे हम किसी भी तरीके से अगर गुणा करेंगे तो 6 नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा। गुणा करने पे 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब हमारा इसका आधा तो हो चुका है ना, 20 का आधा जब आ जाता है उसके बाद डायरेक्ट हमारा 20 लिख दो। मतलब जो संख्या जिसका गुणनखंड निकालना है उसका आधा हमें मिल जाए, उसके बाद वही संख्या लिख दो। क्योंकि उसके बाद अगर हम ट्राई भी करते हैं तो वो नहीं आएगा, क्योंकि आधे के बाद हमारा डायरेक्ट वही संख्या ही आती है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो हमारा टाइम बचाती हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 28 के गुणनखंड जो हैं वो हम देखते हैं। 2 से कर लेते हैं। मिनिमम रखना, ये नहीं 4 से 28 होता है तो 4 आप कर लो, 4 नहीं करेंगे, मिनिमम रखना है, कम से कम हमें उससे भाग देना है। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छक्कू 8, फिर 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। अब 7 से छोटा तो 7 को काट नहीं सकते ना, 7 तो 7 से ही कटता है सिर्फ। तो मिनिमम हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है। फिर हमको 2 भी दिख रहा है, 3 हमारा आ नहीं सकता है, 4 आ सकता है, 2 दूनी 4 करके, और 5 हमारा नहीं आएगा, 6 भी नहीं आ सकता है, 7 तो है ही। ठीक है, 8 हमारा आ सकता है क्या, 2 दूनी 4, 8 भी नहीं आ सकता है, 9 आ सकता है, नहीं आ सकता, 10 भी नहीं आ सकता, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28। ठीक है, या 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14 हमारा आ सकता है। ठीक है, इसके बाद अब इसका आधा आ गया, आधा के बाद हम डायरेक्ट वही संख्या लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो है हमारा इतना आ गया है। ये इसके गुणनखंड आए हैं, ये इसके गुणनखंड आए हैं। गुणनखंड जो होता है खुद पे समाप्त होते हैं। ठीक है, गुणनखंड खुद पे समाप्त होते हैं। अब हमें क्या करना है, सार गुणनखंड ढूंढना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 और 28 के सार्व गुणनखंड। ठीक है, तो सार गुणनखंड होते क्या हैं, अब देखिए आप, तो जो चीज़ कॉमन है, ठीक है, वही हमारे सार गुणनखंड। जैसे 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 लिख दो। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 4 लिख दो। 5 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 20 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 14 इसमें नहीं है, 28 इसमें नहीं है। तो इसके जो गुणनखंड आए हैं वो हमारे ये आए हैं। तो मतलब ये जो आया है वो हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है।
ठीक है। इस तरीके से ए वाला क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं। वो इम्पॉर्टेंट बात भाई हमारी ये है, अगर ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जोजस स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको अपनी क्लास की बुक्स भी मिल जाएंगी, उनके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ में ये हमारे हैंड रिटन नोट्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं अपना बी वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा 15 और 25, इसके हमें सार गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 15 के गुणनखंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 के गुणनखंड, यहाँ पे 25 के गुणनखंड। ठीक है, तो वही ट्रिक हमारी सिंपल सी रहेगी गुणनखंड निकालने की। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्या करेंगे हम, यहाँ पे 15 लिखेंगे, इसका निकालेंगे लासा। ठीक है, 3 पचे 15 होता है और 5 एकम 5 होता है। तो 1 हमारा लिख लो, 2 तो है ही नहीं, 3 लिख लो, उसके बाद 5 है हमारा। ठीक है, अब हमारा बस 3 है, 3 की 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, 5 की 1 से गुणा करेंगे 5 ही आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा जैसे इनकी गुणा कर सकते हैं तो हमारा 15 आ जाएगा। ये आ गए हमारे इसके गुणनखंड। ठीक है, किसके, 15 के गुणनखंड आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 25 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 25 यहाँ पे लिख लेंगे। और इससे क्या होगा, इस तरीके से क्या होता है, कोई भी गुणनखंड हमारा छूट नहीं सकता है। ठीक है, अब हम किससे करेंगे, 5 से ही कर लेते हैं। 5 25 और 5 एकम 5, तो 1 लिख लो। ठीक है, और 5 लिख लो। अगर 5 और 5 की गुणा करते हैं तो 25 आ जाएगा। ठीक है, ये कुल 3 गुणनखंड आए हैं। अब हमें क्या ढूंढने हैं, सार गुणनखंड ढूंढने हैं। ठीक है, क्या ढूंढने हैं, सार गुणनखंड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15 और 25 के सार गुणनखंड। ठीक है, ये सार गुणनखंड हमारे कैसे निकलेंगे, फिर से देख लो। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो जो कॉमन होगा वो लिख लो। 3 इसमें है पर इसमें 3 नहीं है, 5 इसमें है, इसमें भी 5 है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 लिख लो। 15 इसमें है पर इधर 15 नहीं है, 25 इसमें है, इधर 25 नहीं है। ठीक है, तो 1 और 5 जो आया है ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी सी, मैं कहाँ पहुँच गई। क्वेश्चन नंबर सी जो है उसमें हमको 35 दिया गया है और क्या दिया गया है, 50 दिया गया है। ठीक है, इनके हमें सार गुणनखंड जो है वो निकालने हैं। ठीक है, तो भाई निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 35 के गुणनखंड। ठीक है, आपको मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगी ना, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। मतलब हम ये आपको ये बात भी बता देते हैं, अगर आपको जल्दी कुछ बच्चे कहते हैं मैम जल्दी से कोर्स कंप्लीट करा दीजिए। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि कोर्स जो है हम पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं, हम दोबारा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो पहले जो क्लासेस ली थी वो हमने बोर्ड पे क्लासेस ली थी। इस पैरों में दिक्कत की वजह से मैं बोर्ड पे क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि इतनी देर मैं नहीं खड़े पा रही हूँ, इसलिए मैंने इस तरीके से पढ़ाना स्टार्ट किया है। ठीक है, लेकिन आपको कोई भी कमी नहीं नज़र आएगी। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कोर्स जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब लासा निकालेंगे। जैसे कि 35 का हम लासा निकालेंगे, 5 सत्ते 35 होता है और 7 एकम 7 होता है। और 50 का भी निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 5 से कर लेंगे, 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो इसका देखते हैं। 1 हमारा मिनिमम है, 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है। अगर इनकी गुणा करते हैं तो हमारा 35 ही आता है। इसकी बात करते हैं, 1 है, 2 है। ठीक है, 2 के बाद हमारा 5 है। अगर 2 और 5 की गुणा करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। 5 और 5 की गुणा करेंगे हमारा 25 आ जाएगा। हमें सबकी आपस में गुणा करा के देखनी है। ठीक है, चाहे 2 की कराओ, चाहे 3 की कराओ, चाहे सबकी कराओ, चाहे अकेला हो उसको भी लिखा जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। 5 25 दूनी 50। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे हो गए गुणनखंड। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है 35 और 50 के सार्व गुणनखंड। तो क्या सार गुणनखंड हमारे निकलेंगे,
एक इसमें भी, एक इसमें भी, तो 1 लिख दो। 2 इसमें, मतलब 5 इसमें है, हाँ 5 लिख दो। 2 इसमें तो था ही नहीं, तो 2 नहीं लिखा हमने। और 7 इसमें है, नहीं है। 35 इसमें है, नहीं है। 10 इसमें है, नहीं है। 25 इसमें है, नहीं है। 50 इसमें है, नहीं है। मतलब ये कुल 2, 1 और 5 जो है इसका भी आंसर आया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब करते हैं डी वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा डी वाला क्वेश्चन। ठीक है, 56 और 120 का हमें सरगुणनखंड निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 56 के गुणनखंड। ठीक है, यहाँ 120 के गुणनखंड। तो 56 का हम निकालेंगे लासा। 2 दूनी 4, 1 हासिल, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। फिर 2 से करेंगे 2 सत्ते 14। फिर 7 एकम 7। ये तो 56 के हुए जाके। ठीक है, अब करते हैं हम 120 के। ध्यान से देखना, इसके ज़्यादा गुणनखंड निकलेंगे। 2 छंग 12, 0 उतारा। फिर 2 से करेंगे 2 तियाँ 6, 0 उतारा। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10। 1 हासिल बचा था ना, इसलिए 2 पंचे 10, 3 पचे 15। फिर 5 एकम 5। अब इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और इसके गुणनखंड की बात करते हैं तो 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 2 भी है। 3 तो आएगा नहीं, 4 आ सकता है इसकी गुणा से, या इसकी गुणा कर लो। ठीक है, 4 आ जाएगा। 6 तो आएगा नहीं, 5 तो नहीं आएगा, 6 हमारा नहीं आएगा, 7 तो लिखा ही है। तो इसके गुणनखंड क्या निकलेंगे? मिनिमम हमारा अच्छा अभी तो हमारा यही है। ठीक है, तो 4 आ गया। अब क्या करेंगे? 7 हमारा है तो 7 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? हमारा 8 भी आ सकता है। कैसे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 हमने लिख दिया। और 8 के बाद अगर हम इसकी और इसकी गुणा करें, या इसकी गुणा करा लेते हैं, 7 दूनी हमारा 14 हो गया। ठीक है, यहाँ पे नीचे जगह, हम नीचे तो इसका स्पेस है तो हम ऊपर बढ़ा के लिख देंगे। ठीक है, तो 7 दूनी 14 हो गया। 7 दूनी 14 और 2 और ले लेते हैं, तो 14 दूनी 28 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन तीनों के इससे गुणा कर देंगे तो हमारा 56 ही आएगा। 7 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 56। ठीक है, कुल ये जो हैं इसके क्या निकले हैं? गुणनखंड निकले हैं। अब बात करते हैं इसकी, तो 1 तो लिख ही दो, 2 भी है इसमें, 2 भी लिख दो, 3 भी है इसमें, 3 भी लिख दो, 4 हमारा आ सकता है 2 दूनी 4 से। ठीक है, और 5 भी है, 5 लिख दो। और 6 हमारा आ सकता है? नहीं आ सकता है, हाँ आ सकता है, 3 दूनी 6 से हमारा 6 आ सकता है। ठीक है, और 6 के बाद हमारा 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 8 भी आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? 5 दूनी 10 कर सकते हैं, क्योंकि 9 तो आएगा ही नहीं, तो 10 हमारा आ गया। ठीक है, और 5 दूनी 10 आ गया, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के 24 आ सकता है, पर 24 से पहले हमारा तिपच 15 आ सकता है। ठीक है, तो 15 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब 15 के बाद हम क्या कर सकते हैं? अगर इसके 2 ले लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 हमारा आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? 3 दूनी 6 पंचे 30, या इन तीनों के ले लें तो 8 पंच 40 हो जाएगा। तो 6 पंचे या क्या करें? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, कम कम की गुणा करके देखते हैं ना, तो हमारा एक सीरियल बनता रहेगा, छोटे वाले पहले बड़े वाले बाद में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 2 दूनी 4 पंचे 20 तो हो ही चुका। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंच 40 आ जाएगा। या हम कर लें 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 भी हम कर चुके हैं। या 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, 30 हमारा आ गया है। अभी हमने 40 तो निकाला ही था। कैसे 40 निकाला था? 2 दूनी 4 दूनी 8 पंच 40 निकाला था हमने, और 40 हमारा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारे 3 हैं, ठीक है, सब या तो हम ऐसा करें 5 तिपच 15, 15 और इन 4 की गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 3 पच 15, 15 चक्कू 60। ठीक है, मतलब इन 4 की गुणा की तो हमारा 60 आ गया है। अब आधा तो आ ही चुका है, आधे के बाद हम पूरा लिख देते हैं। पूरा कैसे आएगा? इन सबकी गुणा कर देंगे तो हमारा पूरा आ जाएगा। तो कुल ये इसके गुणनखंड जो है वो हमारे निकले हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सार गुणनखंड ढूंढना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 56 120 के सार्व गुणनखंड। ठीक है,
तो सार गुणनखंड जो है कैसे करेंगे, देखो भाई कॉमन ढूंढेंगे हम इसके। एक इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक लिख दो। दो इसमें है, इसमें भी है, तो दो लिख दो। तीन की बारी है, ठीक है, इसमें तीन है, दो के बाद तीन ही तो आता है। तीन इसमें है पर इसमें नहीं है तो छोड़ दो। तीन के बाद चार आता है, चार इसमें है, चार इसमें भी है, चार लिख दो। चार के बाद पाँच आता है, पाँच इसमें है पर इसमें नहीं है तो छोड़ो। छः इसमें नहीं है, आठ है इसमें भी आठ है, ठीक है, और इसमें भी आठ है, ठीक है। यहाँ पर हम निशान लगा देते हैं, चार और चार, इसमें भी आठ है, इसमें भी आठ है, तो आठ लिख दो। और आठ के बाद हमारा क्या है, 10 है। 10 इसमें है पर इसमें नहीं है। 15 इसमें है, इसमें नहीं है। 20 इसमें है पर इसमें नहीं है। 24 इसमें नहीं है। 30 इसमें है, इसमें 28 है वाली, इसमें 28 है नहीं। 56 इसमें है, इसमें 56 नहीं है। मतलब ये 1 2 4 8 जो हैं ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। ये हमारे 7 गुणनखंड निकले हैं, ठीक है। इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपको बिल्कुल छोटी छोटी बात समझाई है इसलिए इतना टाइम लग गया है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है निम्न के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा 4 8 12 है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था, दो संख्याएं दे दी थी, उनके सार गुणनखंड निकालने थे, ठीक है। इस बार हमको 3 संख्याएं दे दी हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, तीनों के सार गुणनखंड लिख लेंगे। 4 के सार्व गुणनखंड, ठीक है। फिर 8 के सार गुणनखंड और 12 के सार गुणनखंड, ठीक है। इस तरीके से सबके सार गुणनखंड जो है हम निकालेंगे। 4 के गुणनखंड की बात करते हैं। फिर 4 का, तो हम क्या करेंगे, 4 का लासा निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 होता है, 2 1 2, ठीक है। हमारे पास 1 आया, ये 2 था, और 2 दूनी 4, ठीक है। ये आए 4 के गुणनखंड। अब हम 8 के गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, 1 लिख लो, ठीक है। ये 2 लिख लो, 2 दूनी 4 लिख लो, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख लो। फिर अब हम किसके निकालेंगे, 12 के निकालते हैं। 3 चक्कू 12, 2 दूनी 4, 2 1 2, तो 1 लिख लो, ठीक है। 2 लिख लो, 3 लिख लो, 2 दूनी 4 लिख लो, 2 दूनी 4 तियाँ, हाँ 3 दूनी 6 भी हो जाएगा हमारा, 6 लिख लो, और 3 दूनी 6 और 3 चक्कू 12, अब 12 लिख लो, ठीक है। ये हमारे इस तरीके से आए हैं, ठीक है। अब गुणनखंड, हमारा सार गुणनखंड निकालना है ना, तो क्यों हम दूसरे पेज पे जाए, हम सोच रहे हैं यहीं पे ही लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे, अतः पहले मिला लेते हैं क्या क्या हमारा मैच कर रहा है। तो मैच करने की बात करते हैं, तो एक इसमें भी है, इसमें भी है, एक इसमें भी है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सार्व गुणनखंड, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, 1 आया, ठीक है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 भी आ गया। 3 इसमें है ही नहीं, ठीक है, इसमें सिर्फ इसमें है। 4 इसमें है, इसमें भी है, तीनों में 4 है, और इसके अलावा कोई इसके मतलब 3 ही संख्याएं हैं, 3 ही संख्याएं आ गई हैं। अब इसमें चाहे हो या ना हो, जब इसमें ही नहीं है तो हमारा वो सार गुणनखंड होगा ही नहीं। मतलब 1 2 4 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, सार गुणनखंड आ जाएगा, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना बी वाला पार्ट। ये रहा हमारा बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या है, 5 15 25। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 के गुणनखंड, ठीक है। फिर 15 के गुणनखंड, फिर 25 के गुणनखंड। तो 5 के गुणनखंड हमारा, 5 किसी से कटता ही नहीं है, 5 हमारी अभाज्य संख्या है ना, तो 1 और 5 हो जाएगा। अब जानते हैं 15 जो होता है, 5 15 होता है, तो 1 तो होता ही है सब में ही, 3 लिख दो, 5 लिख दो, ठीक है। और 25 क्या होता है, 55 25 होता है ना, तो 55 25 होता है ना, तो 1 तो आएगा ही, और 5 भी आएगा, और 55 25, ठीक है। मतलब 25 लिख दो यहाँ पे। इस तरीके से ये हमारे गुणनखंड जो है वो निकल के आएंगे, ठीक है। कुल ये गुणनखंड हमारे निकल के आए, और 5 या 15 हमारा यहाँ पे छूट गया, 5 या 15 भी यहाँ पे लिख दो,
ठीक है, इस तरीके से ये आए हैं। अब हम क्या करेंगे, कैसे अगर आपको लासा से निकालना है तो यही सारे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करवाए हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सार गुणनखंड निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सार्व गुणनखंड। ठीक है, तो सार गुणनखंड हमारे क्या होंगे, एक इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो हमारा एक तो आएगा ही, 5 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो 5 भी आ जाएगा। मतलब सार गुणनखंड जो है वो हमारे 1 और 5 आ जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, निम्न के प्रथम 3 सार गुणज ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में सार गुणनखंड हमने पढ़ा था, इसमें हमें सार गुणज जो है वो निकालने हैं। ठीक है, सेम हमारा क्वेश्चन है, बस हमें इसमें क्या करना है, गुणनखंड की जगह पे गुणज निकालना है। ठीक है, हम जैसे कि इसमें क्या होता था, अगर 25 का गुणनखंड निकालना है तो लास्ट हमारा 25 आता था, पर इसमें क्या होता है, अगर 6 का गुणज निकालना है तो 6 से ही स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये 6 से स्टार्ट होगा, मतलब जिसका गुणज निकालना है उसी से स्टार्ट होगा, और गुणनखंड में उस पर ख़त्म होता है। ठीक है, ये अंतर होता है हमारा। जैसे कि हमें निकालना क्या है, हम एक क्वेश्चन उतार देते हैं, 6 और 8। ठीक है, क्या करना है, 6 का गुणज निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 का गुणज। ठीक है, 6 का गुणज का मतलब होता है 6 का पहाड़ा। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छरंग 36, 6 सते 42। ठीक है, 6 अठे 48। ठीक है, तो क्या कर इन्होंने कहा है, प्रथम 3 सार गुणज बताने हैं, प्रथम 3। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल इतना रख देते हैं, यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं, पता क्या पता हमको मिल ही जाते हैं। अगर मिल जाते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो हमें और इसके आगे लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 8 का गुणज। 8 का गुणज कैसे निकलेगा, 8 का पहाड़ा मतलब 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24। ठीक है, 8 तियाँ 24, 8 चौकू 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48 और 8 सते 56। ठीक है, 8 अट्ठे 64, 8 नेम 72, 8 धामन 80। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया है। तो फिलहाल देख लेते हैं कि अगर हमें 3 मिल जाते हैं तो बढ़िया है। जैसे कि कॉमन ढूंढना है ना हमको, 6 इसमें है, इसमें 6 है नहीं है, तो मतलब इसको तो छोड़ो ही। ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं, मुझे निशान नहीं लगाना चाहिए था। 12 इसमें है, 12 इसमें नहीं है, 18 इसमें है, 18 इसमें नहीं है, 24 इसमें है, 24 इसमें, हाँ बिल्कुल है, तो 24 इसमें है, 24 इसमें है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और हम ढूंढते हैं अगला, 30 इसमें है, इसमें नहीं है, 36 इसमें है, 36 इसमें नहीं है, 42 इसमें है, 42 इसमें नहीं है, 48 इसमें है, 48 इसमें है, तो मतलब 48 भी मिल गया। अब हमें 2 मिले हैं, तो मतलब हमें 6 का पहाड़ा जो है वो आगे तक पढ़ना पड़ेगा। 6 अठे 48, 6 नेम 54, 6 दामन 60। ठीक है, हमने 80 तक यहाँ लिखा है, तो 80 के आसपास तक हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। 6 60 में 6 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा, 66 में 6 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा, 72 में 6 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सफिशिएंट रखते हैं। अब देखते हैं हमारा कुछ मैच हो रहा है कि नहीं। तो भाई हमने 48 तो था नहीं, 48 था इसमें, 48 का 54 इसमें नहीं है, 60 इसमें नहीं है, 66 इसमें नहीं है, 72 इसमें है और 72 इसमें है। ठीक है, हमें प्रथम 3 सार गुणज जो थे वो ढूंढने थे, तो 3 सार गुणज जो है वो हमें मिल गए हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः 6 और 8 के प्रथम 3 सार्व गुणज, तो हमारे क्या क्या निकले हैं हम सारे यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारे निकले हैं, पहला था हमारा 24, दूसरा था 48 और तीसरा था 72। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे बी वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, 12 और 18। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 के गुणज निकालेंगे। ठीक है, 12 के गुणज का मतलब 12 का पहाड़ा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सते
84, 12 अट्ठे 96, 12 नेमा 108, 12 दहामन 120। ठीक है, ये इसके आगे भी हमारे चलते रहेंगे पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस अब यहाँ तक रखते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे 18 के गुणज। ठीक है, तो 18 के पहाड़े जो हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 18 चक्कू 72, 18 पंजे 90। ठीक है, 18 छक्का 108। ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं, क्या पता हमें मिल जाते हैं तो बढ़िया है। 12 इसमें है, इसमें नहीं है। 24 इसमें है, इसमें नहीं है। 36 इसमें है और इसमें भी है। ठीक है, 48 इसमें है, इसमें नहीं है। 60 इसमें है, इसमें नहीं है। 72 इसमें है और 72 इसमें भी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम तीसरा ढूंढते हैं। 2 तो मिल गए। 84 इसमें है, इसमें नहीं है। 96 इसमें है, नहीं है इसमें। 108 इसमें है, इसमें भी है। तो 108 भी हमको मिल गया, मतलब प्रथम 3 चाहिए थे, 3 मिल गए। तो 18 का पहाड़ा आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः 12 और 18 के प्रथम 3 सार्वगुणज, ये हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं अपने आंसर को। पहला था हमारा 36, दूसरा था 72, तीसरा था 108। ठीक है, इस तरीके से ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन 3 में भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे अपना चौथा क्वेश्चन। तो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, संख्या 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 4 और 3 मतलब 3 और 4 के सार गुणज हों। ठीक है, सार गुणज की इन्होंने बात की है, मतलब जो भी हमें संख्या मिलेगी उसका हमें समझ लो पहाड़ी टाइप में लिखना है। ठीक है, तो इन्होंने बात की है 3 और 4 की। 3 और 4 जो हैं क्वेश्चन का, चलो एक बार मतलब जो है अच्छे से समझ लो। ठीक है, संख्या 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार गुणज हों, मतलब हमें ऐसी संख्या लिखनी है जो 3 और 4 के सार गुणज हों। ठीक है, और 100 से छोटे हों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 3 और 4 जो हैं कैसे हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या हैं। ठीक है, कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब आप कहोगे कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, भाई सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें अगर हम इनका हम वो सार गुणनखंड निकालते हैं तो हमको सिर्फ 1 मिले। ठीक है, मतलब इनका अगर हम लासा HCF निकालें तो सिर्फ हमको 1 ही मिले। अगर इनका मासा निकालें तो 1 मिले। ठीक है, इनका कॉमन फैक्टर निकालें तो 1 मिले, इनका सार गुणनखंड निकालें तो भी 1 मिले। जैसे कि 3 और 4 था। ठीक है, अगर हम इसका मासा निकालते हैं, ठीक है, तो 3 एकम 3, 1 बचा, फिर यहाँ पे 3 लिखा, 1 तियाँ 3, तो किसने काटा, 1 ने काटा, तो मासा इसका क्या हो गया, 1 हो गया। अगर हम 3 लिखा है, 4 लिखा है, इसमें अगर हम कॉमन लेना चाहें तो सिर्फ 1 ही कॉमन मिलेगा, क्योंकि भाई 3 के पहाड़े में न 4 आता है, 4 के पहाड़े में न 3 आता है। ठीक है, इस तरीके से ऐसी जो संख्याएं होती हैं उनको हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 3 और 4 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने पे हमारा क्या आता है, 12 आता है। ठीक है, तो 12 का हम क्या करेंगे, 12 के हम गुणज यहाँ पे लिख देंगे। तो 12 के जो गुणज होंगे वही हमारे 3 और 4 के सार गुणज होंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे 12 के गुणज लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे अतः 12 के गुणज। ठीक है, तो 12 के गुणज हमारे क्या होंगे, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48। ठीक है, 12 पंचे 60, 5 छंग 72, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96। 100 से कम लिखना था, 12 नेमा तो हमारा 108 होता है, वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि ये इसके सार गुणज है कि नहीं। भाई हम जानते हैं कि 3 के पहाड़े में 12 आता है ना, 3 चक्कू 12, ऐसे ही 4 के पहाड़े में भी 12 आएगा, 4 तिया 12। अगर 3 अट्ठे 24 होता है, 4 छंग 24 होता है।
ठीक है। 3 से अगर इसको 3 के पहाड़े में तो नहीं आएगा, पहाड़ा तो 10 तक होता है ना, दहामन तक होता है, पर 3 से अगर इसको भाग देंगे तो चला जाएगा, क्योंकि 12 तिया 36 होता है ना, ऐसे ही 4 नेम 36 होता है। और इसको 3 से इसको भाग देंगे, 3 से ये भी कट जाएगा, 4 से इसको भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा। ऐसे ही सारी संख्याएं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं 3 और 4 के क्या है, सार गुणज है। ठीक है, इस तरीके से हम अपने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलने से पहले आपको कुछ खास इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई ये जो हमारे नोट्स तैयार हो रहे हैं, ये आप जानते हो भाई हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा ऐप है जोजस स्टडी, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाइएगा, यहाँ पे आपको सारी आपकी फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक की यूपी बोर्ड NCERT बोर्ड, ठीक है, इनकी बुक्स जो हैं वो मिल जाएंगी, और आपको सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो मिल जाएंगे, और मेरे ये हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और साथ में वहाँ पे वीडियो लेक्चर भी वीडियो क्लासेस में पढ़े हुए हैं। और अगर आपको साइंस पढ़नी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा चैनल है जोजस स्टडी साइंस। ठीक है, वहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ पे आप अपनी साइंस जो है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, CIENCE। ठीक है, तो अब क्या करना है भैया, अगर आपके मैथ्स कमज़ोर है तो इसके लिए आप हमारे चैनल जोजस बेसिक मैथ्स पे चले जाना। ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए इतने सारे चैनल जो हैं वो हमने बना के रखे हैं, तो आप अपने सुविधा अनुसार अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर सकते हो। तो हम आपको दिखा देते हैं, ये रहा हमारा ऐप। इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे यूपी बोर्ड की सारी बुक्स पड़ी हुई है सभी क्लासेस की। आप इसको स्लाइड करेंगे ना तो इस तरीके से NCERT बुक्स और क्लासेस जो हैं आपकी आ जाएंगी यहाँ पे। मान लो आप 6th क्लास में हैं, ठीक है, आपको मैथ्स पढ़नी है तो मैथ्स पे इस तरीके से टच करिएगा। आप सारे चैप्टर जो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे मेरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं सारी एक्सरसाइज के। इस तरीके से आप अपनी क्लास पे चले जाइएगा और आपको अपने हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा बफरिंग कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये मेरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, तो भाई चलते हैं अपनी क्लास पे आप। तो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सहभाजी संख्याएं। सहभाजी संख्याएं क्या होती है वो हमने आपको बताया था, जिसका सार गुणनखंड 1 आए या जिनका HCF जो है वो 1 आए, वो हमारी क्या होती हैं, सहभाजी संख्याएं होती हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन 18 और 35 दिया गया है, तो क्या करेंगे, हमें गुणनखंड निकालने होंगे। ठीक है, 18 का हम क्या करेंगे, लासा निकाल के देखते हैं। 2 नेम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, 35 का भी निकाल लेते हैं। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18 के गुणनखंड। ठीक है, तो 18 के गुणनखंड और यहाँ पे लिखेंगे 35 के गुणनखंड। 18 के गुणनखंड हमारा क्या होगा, हम सबसे पहले कम वाला लिखेंगे, फिर हम 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 भी लिख लेंगे, फिर हम 4 तो आ नहीं सकता है पर 3 दूनी 6 हमारा आ सकता है तो 6 लिख लेंगे। ठीक है, 3 तिया 9 भी आ सकता है, 9 लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जब हमारा 18 का आधा मतलब जिसके गुणनखंड निकाल रहे हैं उसका आधा आ जाए, आधा के बाद चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वही संख्या जो है वो लिख दो। ठीक है, अपने टाइम वेस्ट मत करो। अब क्या करेंगे, 1 था मिनिमम, 1 लिखा, फिर 5 लिखा, 7 लिखा, फिर 7 पचे 35 लिख दो। ठीक है, इस तरीके से दोनों के गुणनखंड जो है वो हमारे निकल के आ गए। अब हमें क्या निकालना है, सार गुणनखंड जो है वो निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सार गुणनखंड। सार गुणनखंड कैसे निकलेगा, कॉमन वाला ढूंढेंगे। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, 6 इसमें है पर इसमें नहीं है, 9 इसमें है पर इसमें नहीं है, 8 इसमें है पर इसमें नहीं है। तो मतलब सार गुणनखंड जो है हमारा 1 आ गया। अगर हमारा सार गुणनखंड 1 आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों जो संख्याएँ 18 35 जो हैं वो हमारी सहभाजी संख्याएँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, चूँकि दोनों का सार्व गुणनखंड 1 आया है, अतः क्या हो जाएगा, ये संख्याएं कैसी हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है,
अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अपने आंसर को लिख देंगे। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा है 15 और 37। ठीक है, इसका हम निकालेंगे। तो हम ये कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 15 के गुणनखंड। ठीक है, फिर 37 के गुणनखंड। 15 का लासा निकालेंगे, तिपच 15, 5 एकम 5, 37 का निकालेंगे, 37 एकम 37, क्योंकि 37 हमारी अभाज्य संख्या है इसलिए किसी और से नहीं कटेगी, खुद से कटेगी बस। ठीक है, तो 15 के क्या आए, 1 आया, 3 आया, 5 आया और 15 आया। ठीक है, इतने हमारे आए हैं। 37 में क्या है, 1 आया और 37 आया, 2 ही हमारे आए हैं। तो इसमें भी क्या हम देख रहे हैं, अगर इनका हम सार्व गुणनखंड निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या निकालें, इनका सार गुणनखंड जब हम निकालते हैं तो हमारा क्या होता है कि भाई एक ही आ रहा है, बाकी कुछ कॉमन है ही नहीं। कॉमन है नहीं तो हम यहाँ पे इस वापस से यही लाइन लिख देंगे, क्योंकि दोनों का सार्व गुणनखंड एक है, अतः ये संख्याएं कैसी हैं, सह अभाज्य हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने आंसर को लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना सी वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सी वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, 30 लिखा है और 415 लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाई हम 30 का यहाँ पे लिख लेंगे, 30 के गुणनखंड। ठीक है, 30 के गुणनखंड। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 415 के गुणनखंड। 30 के गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड हमारे क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा और 3 दूनी 6 भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, आपस में ही गुणा करते हैं, चाहे 1 की गुणा करो, 2 की गुणा करो, 3 की गुणा करो, जो भी आएगा सब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3 दूनी 6 कर दिया और हम 2 पंचे 10 कर लेंगे। ठीक है, 2 पंचे 10 कर लिया और 5 15 कर लेंगे। ठीक है, अब सबके तो गुणा कर ही लिए, बस हमारे तीनों की गुणा बाकी है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 6 पंचे 30, मतलब कि 3 दूनी 6 और 5 30, 30 हम ऊपर लिखे दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए 30 जो है वो हमने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारे गुणनखंड आ गए। अब हम क्या करेंगे, 415 जो है इसका हम निकालेंगे। ठीक है, 5 लास्ट में है तो 5 से काटेंगे, 5 8 40, 1 50, 5 3 15, 83 आया। ठीक है, अब 83 जो है वो हमारे किससे घटेगा, कोई बता सकता है क्या? 83 जो है वो हमारी एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? ठीक है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 83 बार में ही ले जाते हैं, 83 एकम 83। ठीक है, तो भाई इसमें क्या आया है, हमारा 1 आया है, 5 आया है और 83 आया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आया नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सार्व गुणनखंड जो है वो निकालेंगे। तो हमारा सार्व गुणनखंड जो है 1 आ गया है और 5 भी दोनों में है। ठीक है, तो मतलब हमारा 1 से ज़्यादा आया है। ठीक है, 1 ही नहीं कुछ और भी आया है। तो इसका मतलब अगर हमारा सिर्फ 1 आता है तो हम कहते हैं कि भैया ये हमारा सहभाज्य गुणनखंड है, पर हमारे यहाँ पे 1 से ज़्यादा कॉमन चीज़ें मिल रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि चूँकि यहाँ पर सार्व गुणनखंड 1 के अलावा भी है, अतः ये संख्याएं कैसी हैं, सहभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने आंसर को हम लिख देंगे। तो सी वाला क्वेश्चन हो गया। अब करेंगे डी वाला क्वेश्चन।
तो भाई ये रहा हमारा डी वाला क्वेश्चन 17 और 68। तो हम क्या करेंगे, 17 के गुणनखंड निकालेंगे, फिर हम 68 के गुणनखंड निकालेंगे। 17 हमारी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो मतलब ये 17 से ही कटेगी। तो इसके गुणनखंड जो 1 और 17 आ गया है, तो इसके गुणनखंड हमारे ये आ गए। अब हम निकालेंगे 68 के गुणनखंड, ठीक है। 2 दूनी 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, और अब हम फिर 2 से करेंगे। 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है। और अब हम 17 से करेंगे, 17 एकम 17, ठीक है। तो इसके गुणनखंड हमारे क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 17 आएगा, और 17 दूनी 34 आएगा, ठीक है। फिर हमारा 68 आएगा। कुल ये हमारे इसके गुणनखंड आएंगे। अब हम अगर सार्वगुणनखंड की बात करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 1 कॉमन है और 17 कॉमन है, 2 हमारे कॉमन मिल रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कह देंगे, यही लाइन जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, आपको सेम यही लाइन जो है यहाँ पे आपको लिखनी है, ठीक है। हम बस यहाँ पे इतना लिख दे रहे हैं कि यह सार्वगुणनखंड नहीं है, नहीं है। अब क्या रीज़न है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 1 के अलावा इसके गुणनखंड है, इसलिए ये सार्वगुणनखंड नहीं है, ठीक है। क्लास जो है जल्दी कंप्लीट हो जाए आपकी, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि बार बार वही चीज़ लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, पर आपको लिखनी ही है, ठीक है। तो ई वाला जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, ई वाला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 216 और 215, ठीक है। तो हम यहाँ पे 216 के गुणनखंड निकालेंगे और 215 के गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। और आपको एक बात बता देते हैं, जब इस तरीके से हमारी कोई संख्याएं होती हैं, जैसे कि 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, या 11 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, मतलब एक के बाद एक संख्या होती है। जैसे यहाँ पे 215 है, 216 है, तो इस तरीके की संख्याओं में अगर हम सार्वगुणनखंड निकालें तो सिर्फ एक ही आएगा, ठीक है। कितनी भी कोशिश कर लो, एक ही आएगा, ठीक है। तो ये हमको, चाहे तो आप सार्वगुणनखंड यहाँ पे निकाल के लिख सकते हो, ठीक है, तो चाहे तो ना लिखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनके गुणनखंड ना निकाल के एक लाइन लिख दे रही हूँ, चूँकि ये संख्याएं क्रमागत हैं, ठीक है, क्रमागत हैं, तो इनका सार्वगुणनखंड एक ही होगा, ठीक है। अतः ये संख्याएं कैसी हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा ई वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे एफ वाला पार्ट। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर एफ, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 81 के गुणनखंड निकालेंगे, फिर हम 16 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 81 के गुणनखंड हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कर लेंगे, 3 नेम 27, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, ठीक है। अब हम 16 के गुणनखंड जो हैं वो निकाल लेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। 3 के गुणनखंड में 1 लिखेंगे, ठीक है, ये वाला, फिर 3 लिखेंगे, फिर 3 तियाँ 9 लिखेंगे, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 लिखेंगे, फिर 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81 लिखेंगे। ऐसे ही इसमें 1 लिखेंगे, फिर हम 2 लिखेंगे, फिर 2 दूनी 4 लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिखेंगे, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिखेंगे। इनके गुणनखंड जो है वो हमारे आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं सार्वगुणनखंड की। तो सार्वगुणनखंड मतलब कॉमन सिर्फ हमारा एक ही है, एक ही कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि अतः, वही पूरी लाइन लिख देनी है जो मैंने पहले लिखाई थी, फिर उसके बाद लिख देना है अतः ये संख्याएं कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इस तरीके से अपने आंसर को लिख देना है।
ठीक है, क्यों सहभाज्य संख्या है? क्योंकि इनका सार गुणनखंड 1 आया है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह सदैव विभाज्य होगी? ठीक है, तो भाई कोई संख्या है, ठीक है, मान लो वो संख्या जो है वो हमारी क्या है? a है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये संख्या जो है वो 5 से भी विभाज्य है, 12 से भी विभाज्य है। तो हमें बतानी है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे यह सदैव विभाज्य होगी। तो हम क्या करेंगे? 5 की 12 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यही जो 60 आया है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे यह संख्या 60 से सदैव विभाजित होगी। ठीक है, विभाजित होगी। इस तरीके से हम अपने आंसर को लिख देंगे। अरे यार, ठीक है, आपने देख नहीं पाया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि क्वेश्चन नीचे चला गया। कुछ नहीं किया है, 5 और 12 की गुणा कर दी है, 60 आ गया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह संख्या जो है 5 और 12 से विभाज्य होगी। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना 7 वाला क्वेश्चन। तो भाई अगला जो हमारा इस पूरी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या जो है वो विभाज्य होगी? मान लो कोई संख्या है, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो मान लो कोई संख्या जो है वो है हमारी 6 मान लेते हैं। ठीक है, ये 6 जो है वो हमारी किसी संख्या 36, कोई हमने 36 संख्या मान ली। ठीक है, 36 की जगह पे आप 42 भी ले सकते हो। ठीक है, कोई 6 7 42 होता है ना, तो कोई संख्या है 42, ये हमारी 6 से विभाज्य है। अब हमें बताना है कि ये जो 42 संख्या है और किन किन संख्याओं से विभाज्य होगी। तो क्या करेंगे? 6 का हम निकाल देंगे, 6 के हम गुणनखंड निकाल देंगे। ठीक है, तो गुणनखंड क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। ठीक है, आप देखोगे 1 से तो सारी संख्याएं कटती हैं, 2 से इसको काटोगे कट जाएगा, 3 से इसको काटोगे कट जाएगा, 6 से इसको काटोगे कट जाएगा। सेम हमें काम यहाँ पे भी वही करना है। जैसे कि हमने कोई संख्या कुछ भी हमें मानने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? सीधे सीधे हम 12 के गुणनखंड जो हैं वो निकाल देंगे। ठीक है, 12 के गुणनखंड हमारा क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा, फिर 12 होगा। ठीक है, ये हमारे गुणनखंड आए हैं। ठीक है, अब यही जो गुणनखंड आए हैं वो जो जिस संख्या की बात कर रहे हैं उससे भी ये विभाज्य होंगे, क्योंकि अगर 12 विभाज्य हमारा है तो इसका मतलब 12 के जो गुणनखंड हैं वो भी उससे विभाज्य होंगे। तो हम यहाँ पे लिख दें अतः ये संख्याएं 1 2 3 4 6 12 हैं। ठीक है, ये जो आया है वो हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम अपने सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर देंगे। तो क्लास जो है हमारी आज की कंप्लीट हो गई। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप किसी हालत में नहीं भूलेंगे।